हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये कॉपी जो है ये विनीत आनंद सर की है जो रैंक 5 लाए हैं 69वीं बीपीएससी में। तो हम लोग इनका जीएस पेपर फर्स्ट में देखेंगे करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है वो, और इनका मार्क्स भी बहुत अच्छा आया है, 184 आया है जीएस 1 में। तो देखिए कैसे लिखे हैं। इसमें से 5 का भी इन्होंने चुना है। यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम पृथ्वी एक परिवार के रूप में का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान में भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। तो ये इसका क्वेश्चन देखिए कितने भाग में है। जो G20 जो है वो प्राचीन दर्शन जो वसुधैव कुटुंबकम जो थीम था वो पालन करने के प्रतिबद्ध है, ये एक पार्ट है। और भारत की G20 में वैश्विक सहयोग और विकास में योगदान की भूमिका जो है वो सेकेंड पार्ट है, इसका मूल्यांकन करना है। तो देखते हैं, भारत द्वारा सितंबर माह में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता एक सुखद संयोग सशक्त एवं सुदृढ़ होते भारत तथा नेतृत्वकारी भूमिका का साक्षी होते हुए भारत तथा नेतृत्वकारी भूमिका का साक्षी बना है। ऐसे में इस G20 में की थीम के रूप में चुना गया एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा जो कहाँ से ली गई है, महाउपनिषद से ली गई है, भारत की प्रतिबद्धता तथा प्राचीन सांस्कृतिक अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है। अब है ये किस तरह प्रतिबिंबित करता है, क्वेश्चन जो था उसको सीधा हेडलाइन में दिया गया है। G20 जो विश्व की 85% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, उसका प्रतिनिधित्व जो है भारत द्वारा नेतृत्व कर इस अवधारणा को निम्नवत प्रदर्शित किया गया है। G20 जो विश्व की 85% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है का भारत द्वारा नेतृत्व किया गया। इस बार इस अवधारणा को प्रदर्शित किया गया है कि पहला नेतृत्वकर्ता के रूप में चुनौतीपूर्ण माहौल में विश्व अर्थव्यवस्था को दिशा निर्देशित व अस्थायित्व लाने हेतु एजेंडा प्रस्तुति हुई थी। नेतृत्वकर्ता के रूप में चुनौतीपूर्ण माहौल में विश्व अर्थव्यवस्था को दिशा निर्देशित व स्थायित्व लाने हेतु एजेंडा प्रस्तुत किया गया था। ग्लोबल साउथ की बातों व मुद्दों को महत्व देकर G20 मंच पे उठाना, जैसे तकनीक हस्तांतरण, पर्याप्त प्रतिनिधित्व, जलवायु वित्त तक पहुंच, ये सब क्या करता है, तो भारत को ग्लोबल साउथ के रूप में स्थापित करता है। तीसरा है अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर 55 अफ्रीकी देशों को भागीदार बनाना व मंच प्रदान करना। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय मुद्दे पे क्या है, जैसे कि मिशन लाइफ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस आदि का प्रचार प्रसार किया जाता है। इस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम में न सिर्फ मानवता की चिंता बल्कि पशु पक्षियों जीवों पर्यावरण की चिंता भी दर्शाई गई है। अगला है भारत मध्य पूर्व एशिया कॉरिडोर की नींव, ताकि पारदर्शी लचीले व सर्वसमावेशी यातायात तंत्र व अर्थव्यवस्था की नींव रखना। भारत द्वारा मध्य पूर्व यूरोप को परिवार की तरह एकीकृत करना। बहुपक्षवाद अर्थात विकासशील देशों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में पहुंच। SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एजेंडा द्वारा संपूर्ण मानववाद के कल्याण की चिंता। रूस यूक्रेन युद्ध तथा कोविड महामारी के पश्चात भी सर्वसम्मति बनाकर नई दिल्ली घोषणा पत्र पारित कर वसुधैव कुटुंबकम को आगे बढ़ाना। भारतीय दृष्टिकोण का इस दर्शन के साथ मिलान व योगदान। विदेश नीति, पड़ोसी प्रथम नीति, सागर नीति आदि से शांतिपूर्ण सहयोग की स्थापना। पर्यावरण पर दृष्टिकोण, मिशन लाइफ 2017 तक नेट जीरो उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा पे बल, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस न सिर्फ मानवता बल्कि पशु पक्षी व पर्यावरण को परिवार का अंग मानता है, इस बात से में ये प्रतीत होता है। कोविड के पश्चात दृष्टिकोण, वैक्सीन मैत्री के द्वारा कोविड टीका विश्व को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को लचीला समावेशी बनाने पे बल, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर विश्व की पहुंच सुनिश्चित किया गया। UPI, कोविन आदि द्वारा समावेशन का प्रयास किया गया। यूनाइटेड नेशन शांति अभियानों में सेना भेजना,
CDRI द्वारा आपदा सहयोग योग का विश्व में प्रचार प्रसार करना, ये सब दिखाता है। क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है ये सब जो भारतीय दृष्टिकोण का इस दर्शन के साथ मिलान, वो योगदान कैसे है। ये जो हमारा सेकेंड पार्ट क्वेश्चन था, जो वो वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने के लिए कैसे प्रतिबद्ध है, और ये भारत जो है वो योगदान कैसे दे रहा है, तो वो क्वेश्चन था। देखते हैं चुनौतियां क्या क्या है G20 का। तो भू राजनीतिक संघर्ष वृद्धि यथा इजराइल हमास युद्ध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता में सामंजस्य, चीन द्वारा आक्रामकता, भूखमरी, गरीबी, जलवायु परिवर्तन। समग्रतः भारत और G20 की अध्यक्षता करना सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को प्रचलित किया गया है, बल्कि अपनी नीतियों को भी इससे संबंधित किया गया है। ये सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं IR का। इनमें इन्हें जो है 18 नंबर मिले हैं। 5B 18 नंबर मिले हैं, और इन्हें GS1 में 184 नंबर थी। बहुत ही अच्छा मार्क्स है, इन्हें रैंक 1 से भी ज़्यादा मार्क्स आया है GS1 में। अब हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में 2 ऑप्शन रहते, तो इसमें इन्होंने फर्स्ट चुना है। भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के पूर्वानुमित सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे कॉमन सिविल लॉ के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया के बारे में पूछा गया है, क्योंकि ये चर्चित टॉपिक था। उत्तराखंड में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। देखते हैं भारतीय समाज व संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक रहा है। ऐसे में नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 का क्रियान्वयन इस विविधता के समक्ष एक नवीन बहस का केंद्र बनकर उभरा है। अर्थ समान नागरिक संहिता से तात्पर्य है वैसे नियमों का समुच्चय जिसका संबंध विवाह, विच्छेद, वशीयत तथा दत्तक ग्रहण आदि से संबंधित है, ये सभी धर्मों से निरपेक्ष होकर एकबद्ध करना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर सरकार को इस और कदम बढ़ाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। जैसे शाहबानो केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कॉमन सिविल कोड समान न्यायिक संहिता लागू करने के लिए। पूर्व में मुख्य न्यायाधीश ने गोवा को समान नागरिक संहिता हेतु ध्रुव तारा माना है, बहुत अच्छा माना है। हालांकि हिंदू कोड बिल जो 1955 तथा ईसाई व पारसी व्यक्तिगत कानून में सुधार आदि इस और कदम रहे हैं। एक समान नागरिक संहिता के सकारात्मक सामाजिक परिणाम जो है, पंथ निरपेक्षता की अवधारणा मजबूत होगी, धार्मिक भेदभाव में कमी आएगी और सौहार्दपूर्ण रवैये में वृद्धि होगी। अगर कॉमन सिविल लॉ समान नागरिक संहिता लागू हो जाता है तो पंथ निरपेक्षता की अवधारणा और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि सामाजिक भेदभाव जो है वो कम होगी और एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण बिहेव रखेंगे। महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। व्यक्तिगत कानूनों में प्रतिशतनात्मक सोच है, तो समान नागरिक संहिता महिलाओं की समानता तथा वसीयत अधिकार सुनिश्चित करेगा। कानून का सरलीकरण तथा स्पष्ट व एकरूपता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता मजबूत, फलतः समाज के सौहार्द में वृद्धि होगी। समान नागरिक संहिता जो है समाज बदलती प्रवृत्तियों का समावेश करेगी, शिक्षा वृद्धि होगा। प्रवासन तथा आधुनिकता के प्रभाव से विवाह संबंध में बदलाव, युवाओं के आकांक्षा का समावेश होगा। स्त्री पुरुष को जहरीली संबंध टॉक्सिक से उन्मुक्ति का रास्ता मिलेगा। मूलाधिकार सुनिश्चित यथा आर्टिकल 14 जो है रूल ऑफ लॉ वो सुनिश्चित होगा। एक समान न्यायिक संहिता के नकारात्मक पक्ष, यह संवैधानिक मूल अधिकार अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा। इसमें भारतीय संस्कृति की विविधता बाधित होगी। इससे भारतीय संस्कृति की विविधता क्या होगी? बाधित होगी। यह संवैधानिक मूल अधिकार अनुच्छेद 25 का उल्लंघन होगा
और इससे भारतीय संस्कृति की विविधता बाधित होगी। अनुच्छेद 25 में क्या है, तो ये है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता, वो बाधित हो जाएगी। और संस्कृति की विविधता जो है, कोई कोई धर्म मानता है, कोई कोई धर्म मानता है, उस अनुसार उसका अलग अलग कानून था, तो वो उसमें दिक्कत होगा, वो बाधित होगी। और फिर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका भी तो है। खासकर मुस्लिम समाज इसे हिंदू नियम कानूनों का आरोपण मानता है। जनजातीय संस्कृति व समाज को अपनी विशिष्टता खोने का डर है। बिना सहमति बनाए इसको लागू करना अलगाववाद तथा विखंडन की समस्या उत्पन्न कर सकता है। धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन होगा तथा लोगों हेतु धर्म भावनात्मक विषय है। समान न्याय संहिता को स्पष्ट सफलता लाए, इस पर विशेषज्ञ को संदेह है। आगे की राह में हम लोग देखते हैं, इसे लागू करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है इसे लागू करना। विधि आयोग ने यद्यपि इसे आवश्यक नहीं माना है, विधि आयोग ने इसे आवश्यक नहीं माना है। एक विकल्प व्यक्तिगत कानूनों में सुधार करना भी हो सकता है, या फिर लागू से पूर्व पर्याप्त आम सहमति हो तथा चरणबद्ध तरीके से लागू हो। समग्रता आधुनिक भारत की विविधता को एकबद्ध रखने हेतु यह एक विकल्प अवश्य है। आवश्यकता सावधानी पूर्वक कदम रखने की है। तो हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। तो अगला आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन से टॉपिक का चाहिए बताइएगा। धन्यवाद।